हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 11 पे पहुंच गए हम लोग और लेक्चर नंबर 11 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मासेज। अब ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना होगा और जो लोग नए हैं वो लोग हमारी वेबसाइट पे जाके इसके नोट्स और पीडीएफ और वहाँ से प्रैक्टिस पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मासेज क्या होता है। अब देखो, एबनॉर्मल मोलर मासेज की बात क्या चल रही है कि भाई जो मोलर मास है उससे एबनॉर्मल दिखाए, मतलब गलत दिखाए। कैसे हो सकता है? मोलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हम बोलेंगे कि देखो मोलर मास ऐसे निकलता होगा कि पहले हम क्या करेंगे, पहले एक मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए, फिर मोल पे आएंगे। तो हम बोलेंगे हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में से डुबा के हाथ और एक मॉलिक्यूल हम बाहर निकालेंगे, हम देखेंगे इसका मास कितना होता है। अब हम जब बाहर निकालेंगे तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हम जब एक बॉल को पकड़े हैं, लाइक ठीक है, एक बॉल को अगर हमने पकड़ा है तो हम एक ही मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं। सोचो कि हम सोच रहे थे ऐसा कि हम जब हाथ डुबाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उसका मास जो होगा उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, वो बन जाएगा मोलर मास। बट हुआ क्या कि जब आपने हाथ अंदर डाला सॉल्यूशन में, समझ लो ऐसा होता नहीं है बेटा। ऐसा मान लेना कि ऐसा होता है, ऐसा होगा कि वहां पे ढेर सारे मॉलिक्यूल, हम एक को उठाएंगे जाके। अब जब हम एक को उठाए ना तो वहां पे क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक गए थे। कैसे? क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है, CH3COOH क्या हो जा रहा है, एसोसिएट हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दोनों चिपक जा रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम एक को उठा रहे हैं बट उठ जा रहा है दो। अब दो उठ रहा है तो दोनों का मास क्या होगा, ऐड होके मिल रहा है। तो मान लीजिए इसका मास था 60 ग्राम, एक मोल का बात कर रहे हैं, या एक मॉलिक्यूल की बात चलो पहले करते हैं। एक मॉलिक्यूल की बात है तो हम बोलेंगे 60U आएगा। जब हम उठाए उसको तो देखा हमने कि हमारे पास एक बॉल है, एक बॉल का जो मास है वो हो गया 120U। तो हम बोले ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है कि हुआ क्या? आप एक बॉल को उठा रहे हो बट वो दोनों बॉल तो चिपक गए थे, दो बॉल का एक बंच मिल रहा था आपको। अब यही थी एबनॉर्मल का चक्कर। अगर सोचो एक का U बोल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का हम बोल रहे हैं 60U है, तो एक मोल का कितना होगा, 60 ग्राम। तो हम बोल रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में बदलाव हुआ है तो एक मोल में भी क्या होगा, बदलाव होगा। तो मोल की जब बात करोगे तो हम बोलेंगे कि होना चाहिए था 60 ग्राम और हो रहा है 120 ग्राम। इसी चीज को बोलते हैं बेटा एबनॉर्मलिटी। अब एबनॉर्मलिटी को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है? कोई हमको बता दे कि देखो एक बॉल नहीं, वो एक्चुअली जब आप उठा रहे हैं एक बॉल बोल के तो वो दो बॉल उठ रहा है। अगर हमको कोई ये बात बता दे तो नॉर्मलिटी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 120 ग्राम उठाए हैं तो कोई बता दे कि नहीं ये दो बॉल है भाई, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 60 ग्राम, जो कि सही आंसर था। तो ये जो एबनॉर्मलिटी का सिचुएशन है, इसको दूर करने का तरीका यही है कि आप आई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब आई क्या होता है, तो हम बोलेंगे आई के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया कि आई इज इक्वल टू होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो एबनॉर्मल मोलर मास से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। या अगर आपको आई की वैल्यू दी हुई है, नॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास आपको दिया हुआ है, तो आप उसका करेक्ट मोलर मास निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पे यही चीज लिख रखा है कि द प्रॉब्लम ऑफ मोलर मासेज इज सॉल्व बाय वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं आई। वो जो एबनॉर्मल वाला सिचुएशन चल रहा था उसको दूर करने का तरीका क्या है, तो हम बोलेंगे अगर आपको आई पता चल जाए तो मिल जाएगा। सिमिलरली आप डिसोसिएशन में भी कर सकते हैं। जैसे हमने NaCl के समझिए वहां पे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है, बॉल समझ लो। तो बॉल लिए, जब हम निकाल रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि उम्मीद कर रहे थे कि ये NaCl ही होगा, बट था क्या वो था Na+ या फिर Cl- का टुकड़ा। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि NaCl का मास जो कि 58.5 होगा वो आना चाहिए था। तो हमने देखा कि उसका तो आधा आ रहा है भाई, NaCl मिल रहा है हमको 29.25 दिख रहा है। तो कोई हमको बताएगा कि देखो वो जो आप एक सोच रहे हैं वो एक्चुअली टूटा हुआ है, मतलब आई की वैल्यू दी हुई है। तो आई की वैल्यू अगर दे दे और हमको वो जो एबनॉर्मल सिचुएशन दिखा है उससे हम नॉर्मल सिचुएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हमने लिख रखा है कि ऑब्जर्व्ड मतलब एबनॉर्मल, ऑब्जर्व मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया, मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया है, एब्जॉर्ब नहीं बेटा, ऑब्जर्व किया है। तो वो जो ऑब्जर्व किया है वो क्या है, वो आपका है एबनॉर्मल सिचुएशन। उसको आप कैसे ठीक करोगे, तो आई की वैल्यू को ही दे दे। अब मान लो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 थी। 2 क्यों थी, क्योंकि एक टुकड़ा से बना है, एक पार्ट से बना है 2 पार्ट, तो आई क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर आपको 2 मिल जाए तो आपको नॉर्मल एबनॉर्मल सिचुएशन भी मिल चुका है, आप उससे नॉर्मल सिचुएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है कि इफ वी डू नॉट यूज आई, अगर आपको आई की वैल्यू नहीं पता या आप नहीं यूज करेंगे तो आपको मोलर मास हमेशा गलत मिलेगा, जो कि है एबनॉर्मल। अब हमने यही चीज लिखा है कि देखिए आई का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा आई का मतलब होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेंट ऑफ फैक्टर। देख के आए हो ना वो चीज? नहीं सर मैं तो देखा नहीं। अब क्या होगा, अब देखो उसको, और क्या।
तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सो आई की वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा बताओ, तो बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। कैलकुलेटेड कौन सा, जो नॉर्मल है, जो हम कैलकुलेशन के थ्रू लाते हैं। फिर हमने यहाँ पे बोला कि देखिए आपने एक डेल्टा टीबी का फॉर्मूला निकाला था कि के बी इंटू एम, और वहाँ पे आप आई वगैरह की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, तो एम को हम क्या बोल सकते हैं, एम क्या होता है, मोलालिटी। क्या होता है, मोलालिटी। अब एम की वैल्यू क्या होती है, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल कैसे मिलता है, तो आप बोलते हो कि अगले लाइन में लिखा है, यहाँ पे देखते जाओ, ये तो हमने क्या लिखा है कि मास गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते थे, डेल्टा टीबी निकालते थे। ये डेल्टा टीबी कौन सा होता था, हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वाला होता था। अगर आपको क्या चाहिए, ऑब्जर्व्ड चाहिए, तो आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि आई की वैल्यू क्या होती है, तो बोलते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास। 2 बार बता रहा हूँ ये चीज, कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो आपने कैलकुलेशन से लाया वो क्या है, नॉर्मल है, और जो आपने देखा वो क्या है, एबनॉर्मल था। क्यों था, क्योंकि टूट गए थे, जुड़ गए थे, ये सब बातें हो रही थी, मतलब एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हो रहा था। ठीक है, तो यहां से हमको ये बात समझ में आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा मोलर मास, हम बोलेंगे नॉर्मल। कौन सा, नॉर्मल। समझ में आ रहा है कैसे, देखो आई जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको बेटा, ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है आई क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो आप बोलेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा कौन सा, समझ लो यहाँ पे लिखता हूँ, चलो हम बोल रहे हैं आई इज इक्वल टू क्या, तो हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यही चीज कितना आता है, हम बोलेंगे मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहां से क्या आ गया, यहां से हम बोलेंगे कि जो अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया है वो क्या है, तो वो है मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रहेगा ये बात आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको किसी का मोलर मास ज्यादा दिया हुआ है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, या हम बोलेंगे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आधा वाला ले लो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको डबल दिखाई देगा। यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है ये बात कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कैलकुलेटेड क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, आई की वैल्यू क्या होगी, सारे रिलेशन क्लियर है यहाँ तक। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि जेईई मेंस 2016 में पूछा हुआ एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कि यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12 और O6 प्लस 178.2 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, और बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज, ऑप्शन है यहाँ पे 76.0, 752.4 एंड बाकी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये सॉल्यूशन जो है इसमें कौन सॉल्यूट है, कौन यहाँ पे वोलाटाइल है, कौन यहाँ पे नॉन वोलाटाइल है। ग्लूकोज दिख रहा है, याद आ रहा है कुछ, ग्लूकोज कैसा है, नॉन वोलाटाइल, और प्लस कौन है, वोलाटाइल है, वाटर जो है वो वोलाटाइल है। तो हम बोल रहे हैं कि नॉन वोलाटाइल में कंट्रीब्यूट कौन करेगा बेटा, वेपर प्रेशर। नॉन वोलाटाइल अगर वहां पे है और वोलाटाइल भी है तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा वेपर प्रेशर, हम बोलेंगे वाटर जो वोलाटाइल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि P ऑफ किसका, वाटर का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे P नॉट ऑफ वाटर, और किसका, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यही चीज आपको लिखनी है। अच्छा, आपको पता है कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, तो बोलेंगे 760 क्या, टॉर। और आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो कैसे लिखते हो, हम बोलते हैं मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोल ऑफ क्या, ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। सो ये है अपना PW की वैल्यू। अब देखते हैं कितना आता है, तो यहाँ पे है 760। मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, वाटर का दिया हुआ है 178.2 ग्राम है, तो इसको 18 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यही वाला एक बार लिख देते हैं। और लास्ट में ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, मोलर मास 180, बहुत अच्छा, कितना आ गया 1/10 मतलब 0.1। इसको डिवाइड कर लें, यहाँ पे 18 लिखना था ना, ओके। आपको ये कैलकुलेट कर लो, ये आ गया आपका कि प्रेशर ऑफ किसका, वाटर।
वाटर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पूरा हो सकता है। तो सॉल्यूशन ही लिख दो ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 760 इंटू 18 से कट होता है, कितना आ जाएगा? 8 9 10, एक काम कर लो 9 से कर लेते हैं। 9 2 जा और 9 से 9 1 जा और यहाँ पे आ गया 8, 9 8 जा 72, कितना आता है? चलो ठीक है, एक काम करो इसको कैलकुलेट करो, मुझे मेरा आंसर आ रहा है 752.4। 752.4 कौन सा है? इट शुड बी बी। कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन तो आप खुद करो, मेरा समय मत लो यहाँ पे। नहीं सर आप ही करो, नहीं करना मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने को बोला हुआ है कि मिक्सचर तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया, क्या लिखा हुआ है कि मिक्सचर जो कि हमारे पास दिया हुआ है ABCD के फॉर्म में, बोलता है कौन सा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ कि अगर हम मिक्स करें तो उसका वेपर जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब इसकी बॉन्डिंग कमजोर होगी। तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे बेसिकली कि किसको मिक्स करने से बॉन्डिंग कमजोर पड़ रही है। तो पहला देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि CCl4 और यहाँ पे दिया हुआ है CH3OH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तो क्या है? नॉन पोलर है। पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर है और यहाँ पे क्या है? O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये नॉन पोलर आके इसकी बॉन्डिंग को क्या करेगा? कमजोर करेगा। और बॉन्डिंग को जब कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा कि वेपर यहाँ पे खूब सारे बनेंगे, मतलब आपस में बॉन्डिंग ही टूट गया। बॉन्डिंग टूट गया तो क्या होगा? हम हीट देंगे और वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ए तो हमारा आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं कि मल्टीपल करेक्ट है तो बी को भी चेक करना पड़ेगा। हमारे पास है CH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है CH। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे डाइपोल्स के बीच में ये नॉन पोलर आ जा रहा है। ये नॉन पोलर है CH2, तो डाइपोल के बीच में अगर नॉन पोलर आ जाएगा तो ये क्या होगा? इसका यहाँ पे बॉन्डिंग अगेन वीक पड़ेगी, और बॉन्डिंग वीक पड़ेगी तो वेपर प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब देखते हैं सी होगा कि नहीं होगा। सी में देखो यहाँ पे दिया हुआ है C6H6 और यहाँ पे है C6H6CH3। अब ये तो बेटा एक आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसके मास सेम है, लगभग सेम है मास, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। तो ये कैसा बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो ये तो हम लोग को क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा नहीं। अगली बात करते हैं C6H5OH और C6H5NH2 के बीच में। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। कैसे? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी, और बॉन्डिंग अगर मजबूत हो गई तो क्या होगा? वेपर प्रेशर गिर जाएगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन नहीं, यहाँ पे तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ए एंड बी। ए और बी में ही ये चीज़ संभव है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करे। क्लियर है ये चीज़? तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है JEE मेंस 2017 का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेज बाई कितना? तो बोलता है 0.45 डिग्री। कितना से डिक्रीज कर गया? 0.45 डिग्री से। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? तो हम बोलेंगे KF इंटू M इंटू I। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला हम लोग को पता है। डिक्रीज कितना हुआ है? बोलता है डिक्रीज हुआ है 0.45। अब डिग्री में हो, केल्विन में हो, डिफरेंस तो सेम ही आएगा, तो 0.45 लिख देते हैं। KF की वैल्यू क्या? अच्छा फिर दिया हुआ है कि व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। एसिटिक एसिड को ऐड किया गया है किसमें? बेंजीन में। बोलता है इफ द एसिटिक एसिड एसोसिएटेड टू फॉर्म अ डाइमर इन बेंजीन, बोलता है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब अल्फा चाहिए यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू परसेंट में चाहिए, ऑफ एसिड विल बी कितना होगा? आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है। KF की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ KF की वैल्यू 5.12। यहाँ पे ये M क्या है? M है मोललिटी। मोललिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, या ऐसे बोलेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है? 0.2, उसको डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से। एसिटिक एसिड का मास कितना होता है? भूल गए? 60। और ये कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। 20 ग्राम को अपन किस में लाना चाहेंगे? kg में लाना चाहेंगे, तो ये भी हो गया। और I की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले I निकालते हैं, फिर बाद में अल्फा निकालेंगे। तो बताइए कैसे कैसे कैलकुलेट करें? ये 0 और ये 0 कैंसिल,
ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा, चलो सॉल्व करते हैं। अल्टरनेट पोजीशन वाले हैं, कट जाएंगे, 0.1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आता है अपना 0.45 इंटू छोड़ो, इज इक्वल टू कितना आ गया 5.12 इंटू यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/6 और यहाँ पे आ गया आई। 6 से ये कट होता है क्या? 2 से करके देख लो, ठीक है, 6 और हाँ 2 से कर लो तो 3 आ जाता है। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे तो 2 और 0.56, 3 से भी कर लें कितना आ जाएगा? 8 3 या 24, 0.8 और 1 बचता है तो 5, 0.85 आता है। सो आई की वैल्यू आ गई अपनी, आई इज इक्वल टू कितना 0.45 डिवाइडेड बाई 0.85। सो डेसिमल ओवर 5 से करेंगे तो 9 और 5 से करेंगे तो 1 और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, तो 7 5 या 35 मतलब 9/17 आ रहा है। किसकी वैल्यू है ये? आई की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, बोलता है डाइमर बना रहे हैं। अगर आप डाइमर बनाने की बात कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ CH3COOH, ये क्या बनाएगा? तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। ऐसे डाइमर बनते हैं, आपको स्ट्रक्चर वगैरह से मतलब नहीं है। अब बताइए मुझे, अगर ये 1 है या ऐसे लो ये 2 है तो स्टार्टिंग में ये 0 था, देख रहे हो यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है? अल्फा डिसोसिएशन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बनेगा 2 - 2 अल्फा, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा अल्फा। स्टोचियोमेट्री देख लो ना, यहाँ पे 1 है ना, तो ये कितना आ गया? अल्फा। तो मुझे बताइए कि आपको आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? हम बोलेंगे आई की वैल्यू है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब अल्फा प्लस 2 - 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जो हमने इनिशियल लिया था, दैट इज 2। तो आई की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ से आप इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से आई की वैल्यू उनको पता है कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई की वैल्यू है अपने पास 9/17 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 - अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया तो 9/17 1 माइनस ऐसा कर लो इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2, ठीक है, गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं। 17 यहाँ गया तो यहाँ पे आ गया 6/17, 6 की 8 आएगा ना, 8/17, समझ रहे हो ना? 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8 बचता है। तो 8/17 और नीचे का क्या है? 2 ऊपर भेज देता हूँ। सो दिस इज अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू कितना? तो हम बोलेंगे 16/17। परसेंट में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। सो कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 17। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग, ये आ जाएगा, दिस इज 94% के आसपास में आना चाहिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लो, मुझे लग रहा है कि 9 तो आएगा, फिर बाद में 4 आ गया, पॉइंट समथिंग आएगा, तो मुझे लग रहा है कि आंसर अपना कौन सा होना चाहिए? सही, डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। 94 पॉइंट समथिंग, मान लो 6 ही है, 6%। कैलकुलेट करोगे तो आपको खुद भी आ जाएंगे। ओके, यहाँ तक डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोलता है कि जेईई एडवांस 2017 में पूछा हुआ ये सवाल है। बोलता है कि प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन, ठीक है। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम इथेनॉल प्लस 500 ग्राम वाटर, तो बोलता है विच ग्राफ इज ट्रू, कौन सा ग्राफ ट्रू है, इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो देख लो कि अगर आप क्या करोगे, प्योर वाटर में इथेनॉल को मिलाओगे, इथेनॉल क्या है? वोलाटाइल है, तो अगर आप उसमें मिलाओगे तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट बेटा गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो जाएगी, देख रहे हो ये वाला मिक्सचर वाला है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मिक्सचर, यहाँ पे है मिक्सचर, नीचे वाला हर जगह मिक्सचर है, ओके बेटा, मतलब वाटर प्लस इथेनॉल, और यहाँ पे क्या था? प्योर वाटर था, ये WW है, ये सब दिया हुआ था हम लोग को। तो बोलता है कौन सा ग्राफ इसमें से सही होगा। तो सबसे पहले बात तो आ गई कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट देखो किस में डिक्रीज हो रहा है, ये सही लग रहा है, सब में फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रही है? डिक्रीज ही हो रही है, सही चल रहा है सब जगह, हाँ, तो ये तो सब में सही है। अब हम बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? तो हमको ग्राफ चाहिए कैसा? इंक्लाइंड, ऊपर की तरफ जा रहा होगा ग्राफ, ऐसे। कौन कौन है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं? देखो ये तो नहीं जा रहा है, ये तो गलत है और ये भी गलत है, तो ऊपर की तरफ वाला ग्राफ सही होगा। अब आपने पढ़ा है ना, थ्योरी में पढ़ाया है मैंने कि ग्राफ कैसे बनता था, तो एक तो होगा कि ऊपर की तरफ वाला ग्राफ होगा। अब सोचो कि अगर ऊपर की तरफ वाला ग्राफ है तो 270 से 273 होगा कि 271 से 273 होगा, यहाँ पे 73 है, तो इसके लिए हमको लगेगा कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे मोलरिटी इंटू क्या? KF और इंटू आई। KF की वैल्यू कितनी है? KF की वैल्यू है 2
m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 34.5 डिवाइडेड बाई उसका मास कितना है 46 डिवाइडेड बाई कितना ग्राम दिया हुआ है 500 ग्राम, वाटर देख रहे हो यहाँ पे 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या बोलेंगे 1000, क्योंकि केजी में चाहिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो ना तो दिस इज इक्वल टू 3, कितना आ रहा है 3, मतलब डिफरेंस होना चाहिए 3, तो किसमें डिफरेंस 3 है, बस ए ऑप्शन में क्या है डिफरेंस 3 का है। इसमें ये भी सही हो जाता, लेकिन अगर ये डिफरेंस वाली बात सही होती तो कौन सा सही होगा, ए। क्लियर है ये बात, कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किया। अच्छा आई की वैल्यू आपको नहीं पता, देखो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आप मल्टीप्लाई करो ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा एक मिनट बताओ, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आई, ये आपको समझ में आया कैसे होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो टूटेगा ही नहीं। अब जब टूटेगा ही नहीं तो जितना आप दिए थे उतना ही मिलेगा वहाँ पे वैल्यू, समझ लो। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन दोनों जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो तो सेम है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 रहेगी। अगर डबल हो जाता तो आई की वैल्यू 2 हो जाती, टूट के डबल हो जाता तो क्या होता, जैसे NaCl में आपने लिखा था तो आई की वैल्यू क्या हो जाती थी 2 हो जाती थी। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं NaCl, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल ब्रेक नहीं होता है। क्लियर है, आयंस में ब्रेक नहीं होगा। अब देखो अगला सवाल है अपने पास कि जेई 2014 में पूछा हुआ है, मतलब हलवा सवाल है, आप बिल्कुल कर लोगे इसको। क्या बोलता है कि हमारे पास ये सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे दिया हुआ है कि 0.5 C2H5OH, अगला है 0.1 MH3PO42 एंड बाकी चीज़ें दी हुई है। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या फाइंड विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक काम करते हैं पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हम बोलेंगे MRT इंटू क्या I, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू। अब आप हर चीज़ के लिए मतलब कैलकुलेट कर लीजिए कि C2H5 के लिए, C2H5OH के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम बोलेंगे कि M कितना है दिया हुआ 0.5, I की वैल्यू कितनी होती है अभी अभी बताया था C2H5OH का 1 होता है, और साथ में क्या आ गया RT आ गया। अच्छा अगली बार मुझे बताइए कि MH3PO42 का, इसमें पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू होगी 0.1 RT और I की वैल्यू बताओ कितना आएगा। सोचो ये आयंस में टूटेगा तो 5 बनेंगे आयंस, तो 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब 0.5 RT। अगला क्या बोलता है आपसे बोलता है कि KBR है, KBR कितना है 0.25। तो यहाँ चलिए यहाँ पे पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल कितना है 0.25, RT लगा दीजिए जैसा था वैसे ही। और यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा अगेन 0.5 RT। उसके बाद है आपके पास कि Na3PO4, बताइए यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या आएगी, इसका दिया हुआ है हम लोग को 0.125 RT और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आ जाएगा 0.5 RT। मतलब हर जगह पे पाई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, क्या आएगा सेम आएगा। अब इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे आपको कि कौन इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, नन ऑफ दिस या ऑल आर सेम, इस तरीके के ऑप्शन होंगे तो आप उस पर टिक कर देना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है जेई 2011 का, बोलता है द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3 ब्रैकेट में है FeCN6 मोलर वेट इसका दिया हुआ है कि 329, आपको कैलकुलेट करने की झंझट भी नहीं है, इन 100 ग्राम वाटर। समझ रहे हो, चेंज पूछा है, वाटर में अगर ये मिला दो तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना बदल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन लिख देंगे कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे KF मोलरिटी इंटू क्या I, यही होता है फॉर्मूला। तो आप बताइए कि डेल्टा TF कितना होगा, KF की वैल्यू दी हुई है 1.86, मोलरिटी आपको निकालनी है। मोलरिटी हम लोग को मिल सकता है ना, मोलरिटी कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 0.1 नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल, क्या दिया हुआ है, अच्छा नहीं नंबर ऑफ मोल नहीं है बेटा, वो मास है। मोल कैसे मिलेगा, तो मोल को डिवाइड करना पड़ेगा आपको मोलर मास से, मतलब गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, कर लिया। और वाटर का मास कितना है, बोलता है 100 ग्राम, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा आई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो तो अगर ये ब्रेक होगा K3Fe, ये कॉम्प्लेक्स तो अंदर में नहीं टूटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये टूट के हो जाएगा 3K प्लस, और ये जो कॉम्प्लेक्स है एक यहाँ पे माइनस में आएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा है, तो मतलब 4 होंगे टोटल। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है, हम बोलेंगे 1.86
इनटू ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे उड़ गया, ये कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 329 है सॉरी 329 और यहाँ पे आ गया 4। सो ये आता है 6 4 24, 4 बचा 2, 32 और 2 34, 4 बचा 3, यहाँ पे आ गया 7 डिवाइडेड बाई 329। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, डेसिमल हटा के 10 पे पावर 2 लिख दें, डेसिमल हटा के 10 पे पावर -2 लिख सकते हैं ना। अब बताइए कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे अगर डबल करेंगे तो आएगा क्या 64, हाँ आ सकता है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पे पावर -2 आ रहा है। माइनस में क्यों आया, समझ में आ रही है, माइनस में क्योंकि डिक्रीजिंग 0 डिग्री पे पहले होता था। खैर छोड़ो, माइनस से अपने को इशू नहीं है, अपन बोल रहे हैं कि वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, ये है वैल्यू। अब कौन सा है जो बेस्ट यहाँ पे सूट कर रहा है, देखो 2 तो आएगा, 2 से बड़ा है ये वैल्यू, तो ये तो रहा नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो अपना आंसर कौन सा आएगा, ए, इट शुड बी ए। तो कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन में उलझ मत जाना कि कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, पता चला कि 2 घंटा लगा दिया उसी में। तो हमारे पास है ए ऑप्शन यहाँ पे सही। अगला सवाल है अपने पास जेई 2015 का एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो क्या बोलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर वो 3 है, क्लोराइड है वहां पे और एक है अमोनिया कॉम्प्लेक्स। समझ लो कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो बोलता है कि कोबाल्ट है उसमें क्लोराइड है, उसमें अमोनिया भी है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एज दिस वन, फ्रीजिंग पॉइंट अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज हाउ मच। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा 2 3 4 5 ऐसे जो भी है, KF की वैल्यू आपको दी हुई है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हमको फ्रीजिंग पॉइंट में दिया हुआ है टेम्परेचर में चेंज, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस फॉर्मूला मतलब डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है MKF इंटू क्या होता है I। भूल तो नहीं जाते हो ना, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, बोलेंगे 0.0558, यहाँ पे ये है, माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमको समझ में आता है कि चेंज इन टेम्परेचर इतना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे M की वैल्यू है 0.01 दिया हुआ था कि मोलल। अच्छा KF की वैल्यू कितनी है, बोलता है 1.86। क्या आप यहाँ से I निकाल सकते हैं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे I की वैल्यू देखो कितना आएगा 0.0558 डिवाइडेड बाई 186, और कहाँ पे डेसिमल कहाँ खिसक जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट और, मतलब यहाँ पे खिसक के आ जाएगा। अब आप देख लो कितना आता है, 18 3 54, 6 3 18, हाँ जी कितना आ गया 3। I की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब समझना इस बात को, I की वैल्यू अगर 3 है तो ये जो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 3 हिस्सों में 3 आयन में डिवाइड होगा, 3 आयन्स में टूटेगा। 3 आयन में एक बात तो फिक्स है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक माइनस देगा और एक क्या देगा, कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में 3 आयन्स होने चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि कैसे कैसे बनाएं इसको, तो हमारे पास है कि एक तो हो गया कि Cl हमको नहीं पता कि कितने यहाँ पे है, तो हमने मान लिया कि ये X है। NH3 कितना है, तो ये भी हमने बोल दिया कि मान लीजिए ये वाला कितना है, तो ये Y है। और यहाँ पे क्लोरीन कितने होंगे, तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, क्लोरीन 2 होंगे तभी तो दो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारा कंपाउंड है, लेकिन X और Y की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे निकाला जाए। तो हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पे चार्ज देख लेते हैं कितना है, ये कितना होगा -2, यहाँ पे कितना है +3। अब ये सब मिला के ये कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये होगा -x, और ये तो बेटा 0y होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 3 - x - 2 = 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 = x + 2, सो x = बेटा 1। अगर x 1 है तो कंपाउंड कैसा बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा CO, और यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे NH3 हो गया, समझ लो NH3 और NH3 का y से क्या मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे NH3 से तो कोई मतलब नहीं है अपने से। देखो पूछा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो है ना इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्लोरीन कितना, तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्लोरीन 1 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्लोरीन कितना है, तो हम बोलेंगे 1। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, यहीं तक की बात थी। अब आपको ज़्यादा चाहिए इसके बारे में तो हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने होंगे, वहाँ पे आपको खूब सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं। तो खैर यहाँ तक तो अपना बात हो गया कि क्लोरीन कितने चाहिए, तो हम बोलेंगे 1। अच्छा ये क्या किया आपको समझ में आया, देखो चार्ज न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल है तो हमने क्या बोला कि सारे चार्ज मिला के होंगे 0, और NH3 का क्या होता है, चार्ज 0 होता है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। अब हमसे कंपाउंड कोई पूछा होता तो अलग कहानी थी कि भाई Y की भी वैल्यू निकालो, लेकिन कंपाउंड आपसे पूछा नहीं, आपसे पूछा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्लोरीन कितना है,
कितना है 1। सो यहीं पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे क्वेश्चंस जो है दोबारा एक बार सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।